नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास कसब भाग 3। बब्बन और डीडी एक जुलूस में मल्ली ताल से तल्ली ताल की ओर बढ़े। जुलूस बीच बीच में रुका। बब्बन का प्रवचन हुआ। अधिकाधिक नवयुवक जुलूस में शामिल होते गए। इन सबको तल्ली ताल में किन्हीं बदमाशों से बदला लेना है जो इधर बहुत बौली रहे हैं, बावले हो रहे हैं, बहुत अवतीरे रहे हैं, अवतारवत हो रहे हैं। जुलूस अपने पीछे हकाना फूसी छोड़ गया कि आज बब्बन बौली रहा है, अवतुरी रहा है। आज तल्ली ताल वालों की सामत आ गई है। जुलूस तल्ली ताल पहुंचा और वहां भी वही बातें दोहराई गई। तल्ली ताल के लड़के भी उन अज्ञात अनाम कमीनों की औलाद को मारने के लिए उद्यत हो चले। अंत में यह तय पाया गया कि चीना खान लाइंस के जो 2-4 लौंडे दिखाई दिए थे सुबह, उनमें से ही किसी का यह काम रहा होगा। इन लौंडों को पेश किया गया। इनमें से एक को, जो अधिक भड़कीले कपड़े पहने था और जिसे कंघी से बाल संवारते रहने की कुटेव थी, आगे आने को कहा गया। एक झापड़ से उसका अभिनंदन किया गया और फिर उससे कहा गया कि बब्बन दाजी उसे माफ़ी मांगे। लड़का कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, लेकिन तल्ली ताल के दादा और अपने गुरु सिब्बन के इस तर्क के आगे उसे झुकना ही पड़ा कि जब बब्बन बड़े भाई के समान है तब उसके पाँव छूने में नखरा कैसा। डीडी के लिए ये तमाम प्रसंग नितांत और रुचिकर है। उसे बराबर डर लगता रहा है कि कहीं सचमुच मार पीटना शुरू हो जाए। वह इस जुलूसबाजी में बब्बन के साथ रहा है तो इसलिए कि यह बब्बन की रणनीति का आग्रह है। कहीं बब्बन का मुख उखड़ गया तो यही लड़के मिलकर डीडी को पीट सकते हैं। इस बात का डीडी को बराबर एहसास रहा है। सत्यनारायण कथा के बाद बबली दी की अध्यक्षता में डीडी बेबी कथा चल रही है। डीडी मौजूद है, बगैर किसी दिलचस्पी के सुन रहा है। नहीं हो, डीडी तो गऊ ठहरा गऊ। याद नहीं, बीए पास करके जब यह आया था हमारे यहाँ, बोल तक नहीं फूटने वाला उसके मुंह से। एक किताब ले दीनमान, उसी में मुंह घुसाए बैठे रहना वाला हुआ। बबली दी विषय प्रवेश करती हैं। मौनी मामा कहते थे, मुनिया कहती है। तू ज़्यादा मत बोल चेली, बड़ों की बातें हो रही हैं, बबली दी कहती हैं। गऊ ठहरा गऊ इसलिए बहुते ताजुब हो रहा है कि साढ़ कैसे हो गया। अपना बांसुरी वादन रोककर बब्बन पूछता है। तू भी चुप रहो बब्बनो, हर बखत ठीठी ठीठी भली नहीं लगती। इस ठीठी में तो हो गया इतना फजीता। नहीं डीडी, कुछ हमको भी समझाएगा भाव, तुझे क्या हो गया है? इश्क, बब्बन कहता है और फिर बंसी बजाने लगता है। इश्क फिस्क तो हम नहीं जानते भाई, बबली दीदी कहती हैं। कैसे जानोगे, तुम्हारे लिए 2.5 आखर प्रेत बराबर ठहरा। बब्बन फिर बंसी बजाता है। ठहर ठहर बब्बनऊ। सुंदर सुघर बबली दी अपनी अब किंचित स्थूल हो चली काया को संभालते हुए उठती हैं और बब्बन की बंसी छीनकर उसी से बब्बन को बरसती हैं। फिर बंसी को हाथ में बेतवत धारण किए हुए वह कहती हैं, अब यह हंसी मजाक की बातें तो रह नहीं गई भाई। बब्बन जो अब तक लेटा हुआ था उठकर बैठ जाता है और कहता है, अरे हंसे तो नहीं, क्या करें। डीडीटी बम्बई में इमली के पत्ते पर दंड का धंधा करता है। भाईजान का अभी अपना तो रहने खाने का ठिकाना है नहीं वहाँ, और ख्वाब देख रहे हैं शास्त्री जी की इकलौती बेटी को ब्याह कर गिरस्ती बसाने का। जिस बेबी के 4-4 भाई हैं और चारों बड़े ओहदों पर हैं, उसे इससे कौन ब्याहेगा? पहाड़ से नीचे धक्का जो नहीं दे देंगे। खैर ऐसा तो तू मत कह रे बबली दी उवाच, कोई गया गुजरा जो थोड़ी ठहरा हमारा डीडी। अच्छा कमा धमा रहा है, मानने बरतने वाला भी खूब ठहरा। कितनी दूर से आ गया सुधा के ब्याह में, ऐसा नज़दीकी जो क्या ठहरी हमसे इससे रिश्तेदारी, स्नेह का संबंध हुआ। कैसी सुंदर साड़ी दी इसने सुधा को, तुम्हारे उस कर्नल की लाई साड़ी से तो लाख गुनी भली। सच्ची? क्या लाया होगा कार्तिक दा वह साड़ी क्लाप? गुड़िया अचरज करती है। वह समझती है कि अपेक्षाकृत संपन्न रिश्तेदारों की कौंठी कंजूसी उजागर करने का खेल शुरू होने वाला है। तू चुप रहो, बबली दी कहती है। साड़ी की बात नहीं हो रही है, डीडी की बात हो रही है। मैं कहती हूँ क्या कमी हो रही है डीडी में? बगड़ गांव का तिवाड़ी हुआ, संबंध इससे सभी ठहरे। देखड़ चार ठहरा ही, लंबा चौड़। चौड़ तो खैर कुछ नहीं, गुड़िया आपत्ति करती है। सींग का सा तो है, हो जाएगा बैडी, चौड़ भी हो जाएगा, बबली दी कहती है। अपने मामाओं पर गया है या कैसे वे लंबे तड़ंग, अब जरा कमाने धमाने अपना कर सकने वाला हुआ है, भर जाएगा, सिरी आ जाएगी इसके मुख पर। ब्याह के दिन देखना कैसे दिखेगा पीताम्बर कुर्ता और टाँका पहनकर, साक्षात विष्णु स्वरूप। गुड़िया मुँह मटकाती है। और क्या, बबली दी कहती है। तो भाई मुझे तो डीडी में कोई कमी जैसी नज़र नहीं आ रही है। हमारा जैसा जमाना होता गोदी कैंजा आंख मूंद कर अपनी बेबी इस डीडी से ब्याह देती। तुम्हारा जैसा जमाना है कहाँ? बब्बन पूछता है।
वही तो बबली दी कहती है। इसलिए डीडी भाव सब तरह से सोचना हुआ, उन्हें भी सोचना हुआ, हमें भी। उन्हें सोचना हुआ कि अपनी ऐसी सिर चढ़ी लड़की को जो काम के नाम पर सींग तोड़कर दो नहीं कर सकती, कैसे ऐसे घर में ब्याह दे जिसमें नौकर चाकरों की कमी हो। हमें सोचना हुआ कि ऐसी लड़की हम अपने घर लाए ही क्यों, जिसे किसी काम का सीप नहीं। 4 आदमियों के बीच कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, इसकी जिसे अक्ल नहीं। मुझसे जो पूछते हो तो डीडी में कोई कमी नहीं, बेबी में फिर भी कमियां ठहरी। ऐसा तो तू मत कह मम्मी, हमारी बेबी कैंजा लाखों में एक है, मुनिया आपत्ति करती है। अरे तू क्या कर रही है तरफदारी, मेरी तो वह बैरी ठहरी, मैं नहीं जानूंगी उसके गुण। मैंने तो एक बात कही डीडी के ब्याह के बारे में, डीडी के लिए मुझे वह पसंद नहीं। हाँ, अभी जो तुम दया की बात करते हो, मैं डीडी का उससे ब्याह करने को फ़ौरन राजी। आहा, कितनी भली चेली है। सचरे डीडी भाव, तू दया से ब्याह क्यों नहीं कर लेता? तू हाँ करता है, मैं अभी जाकर गोदी कैंचा को मना लेती, उपकार हो जाएगा बेचारी दया का, तेरा भी। कुशल इतनी तू 200 देगा तो वह 200 में चला देगी गिरस्ती, 2000 लाकर रखेगा हाथ में, 2000 जैसा बना देगी गिरस्ती। 2 लाख रखेगा तो मम्मी मुनिया पूछती है, सिनेमा वालों को तो जब मिलने लगते हैं लाखन मिलते हैं। 2 लाख रखेगा तो 2 लाख जैसा भी कर देगी, 100 में मुश्किल होने वाला ठहरा, 1000 लाख में तो सब अपने आप हो जाने वाला हुआ, आ जाने वाला हुआ। 2 लाख हाथ में रखने वाला हो जाएगा, तब तो डीडी मामा का ब्याह बेबी कैंजा से हो जाएगा ना मम्मी। तू बकूबान जैसी बोलती मत रह मुनिया, बबली दी कहती है। फिर डीडी क्या कहता है भाऊ, बात चलाऊं दया की, क्यों मन जैसी नहीं आ रही है क्या? डीडी दाजियों को तो गन जैसी आ रही, गुड़िया कहती है। इतनी देर से तू कड़कड़ लगा रही, यह अपना छेद भेद नहीं दे रहा है? नायक अब बाध्य है कि कुछ कहे, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। सुना, गुड़िया कहती है। जब तक बेबी की बात हो रही ठहरी, यह चुपचाप सुन रहा ठहरा। दया की बात की तो मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है बल। तो फिर क्या करता है, बबली दी पूछती है। बेबी से ही करता है, उसी से लाग रही लो, कह दूंगी गोंदी कैंजा से। उन्हें मनाना वैसे मुश्किल ही ठहरा भाव। डीडी बाध्य है कि क्या कहे। मैंने कहा ना, मेरा शादी करने का भी कोई इरादा नहीं है। ठीक ही ठहरा, बबली दी उपसंहार करती हैं। बच्चा ही हुआ अभी, बब्बन से 2 साल छोटा ठहरा। बब्बन की ही शादी की कोई बात नहीं, शादी जो अभी नहीं करने भाव, तो वह सब भी झनकर क्या कहते हो तुम लोग? इश्क मम्मी, मुनिया पूछती है। बबली दी अचरज वाली मुख मुद्रा बनाकर अपनी बिटिया को देखती है, चपती आती है। तेरे ख्वारन डाम इश्क नहीं होने वाला आ गया काल, कैसे न आए। वैसे ही सिनेमा आग लगा रहा है, कमी हो रही कहने को अपने ही लोग घर में भी दिखा रहे हैं सिनेमा जैसा। मैं तो भाई समदर्शी ठहरी, बेबी से भी कहूँगी, डीडी से भी कहती हूँ, जब ब्याह की कोई बात ही नहीं तब यह इश्क मुश्क बंद करो जो ज़रूरी हो रहा होगा। डीडी उठ खड़ा होता है और बब्बन से पूछता है, चल रहा है? बब्बन भी पारिवारिक सभा से अब भर पाया है, लेकिन सैंडल पाँव में डालते हुए वह जानना चाहता है कहाँ। बबली दी कहती हैं, सिगरेट की तलब लग रही होगी, यहीं पी लो। सुंदर बातचीत हो रही, तू अभी रहेगा 2-4 दिन, लखनऊ आएगा हमारे यहाँ? बैठ हो, तुझसे तो मेरी बात ही नहीं हो रही है। डीडी नहीं बैठता। अभी चलना कहाँ है, बब्बन पूछता है। कहीं भी, ऐसे ही चलूँ कि तैयार हूँ? ऐसे ही। बब्बन उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा बल। डीडी जाते जाते एक दृष्टि अपने कक्का के इस परिवार पर डालता है। उसे लगता है कि आइंदा मैं जो कुछ करने वाला हूँ बेबी के प्रसंग में, वह कुमाऊनी पारिवारिक जीवन से इस अंतिम नाते को भी काट सकता है। यह सोचकर वह उदास हो जाता है। यूँ उदास हो जाने के लिए डीडी द मूडी के पास कारणों की कोई कमी नहीं, जो एक और कारण पैदा हो जाने से अतिरिक्त उदास हो। चुंगी से जरा नीचे फ्लैट्स की ओर उतरने वाले रास्ते से थोड़ा हटकर पेड़ों के बीच समतल भूमि का एक टुकड़ा सा है। शायद यहाँ कभी बहुत पहले कोई कुटिया रही हो। यहीं घास पर बैठ जाते हैं बब्बन और डीडी। पेड़ों की ओट में बब्बन अत्तर वाली सिगरेट बनाता है। खाएगा, वह पूछता है, यानी पिएगा? डीडी सिर हिलाकर स्वीकृति देता है। स्पेशल ऑर्डिनरी। बब्बन जानना चाहता है कि डीडी अत्तर वाली पिएगा कि नहीं। डीडी स्पेशल मांगता है। सिगरेट सुलगाकर बब्बन कहता है, लगे दम मिटे गम, गम लेकिन बढ़ता है। अत्तर डीडी को यूँ भी पसंद नहीं। कैसी अजीब गंध आती है और कैसा सूख सा जाता है गला नाक। कभी हिलविल लेता है कि नहीं, बब्बन पूछता है। हिलविल वे हिलविल किसी फंटे के साथ? छी नहीं, कोई चक्कर ही नहीं चलाया वहाँ बम्बई में? नहीं।
तो वहीं अपना हाथ जगन्नाथ बब्बन ठहाका मारता है। डीडी को सहसा अपने मुंह का स्वाद बिगड़ता हुआ मालूम होता है। कहता है अत्तर में मज़ा नहीं, दारू वाला हुआ क्या, बम्बई में खूब खुलती होगी हुचकी की बोतल। बम्बई में नशाबंदी है, विस्की बहुत महंगी होती है, मुझे पीने का शौक़ नहीं, हो भी तो नहीं कर सकता। गरीब जो ठहराबल, बब्बन सूटे लगाए जा रहा है। अबे ओए डीडीटी, तुझे हो क्या रहा है जो यूँ उखड़ी उखड़ी बातें कर रहा है? कुछ नहीं, डीडी कहता है, कुछ भी तो नहीं। डीडी बब्बन को पीठ देकर नीचे ताल की ओर दृष्टि जमा देता है। बब्बन को हनी के सहारे लेटा चरसदार सिगरेट पर सूटे लगाया जाता है। सिगरेट खत्म करके बब्बन दोनों हथेलियां जोड़कर तकिया बनाता है और लेटे लेटे आसमान की ओर देखते हुए कहता है, वह तो बबली दी ने कहा कि पहले उससे पूछ लेना, वरना आज तो मैं तेरी ठुकाई करने के इरादे से निकला था। मुझे पता है, डीडी कहता है। क्यों कर रहा है तो यह सब? मुझे खुद नहीं पता। तू जानता है कि बेबी का परिवार ऊंची हैसियत वाला है। तू जानता है कि हम उन लोगों को नाराज़ नहीं कर सकते, उनके हम पर कितने ही एहसान हैं। इस समय भी वह मेरे लिए लखनऊ में नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। फिर तू ऐसा काम क्यों करना चाहता है जिससे उनके हमारे संबंध बिगड़ जाएं? मैं नहीं जानता। बब्बन आता है, उसके पास आकर बैठता है और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाकर कहता है, पता है मगर नहीं पता है, जानता हूँ मगर नहीं जानता। इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहराबल। कसब। डीडी अपना चेहरा फिर फेरने की कोशिश करते हुए कहता है, कुमाऊनी में 3 दिन की मुलाकात में ही मजनू हो जाते हैं लोग। कसब। उस बेबी में ऐसा क्या रखा है? कसब। जब 2.5 साल बम्बई में तू बाकायदा ब्रह्मचारी रह सका, पराई स्त्रियों को माँ बहन मानता आ सका, तब साले यहाँ 2.5 दिन में एक ऐसी लड़की पर कैसे चालू हो गया जिसे पारिवारिक आग्रह से तुझे बहन ही मानना चाहिए था? कसब। देख डियर, इस बार जवाब में कसब तो कहना मत, समझा? यह बता, इस चक्कर को तू छोड़ने वाला है कि नहीं? कसब। बब्बन डीडी का जबड़ा छोड़ देता है और फिर चित लेट जाता है। डीडी मुक्त जबड़े को सहलाता है और चेहरे का कोर ठीक करके फिर ताल को देखने लगता है। प्यार के कैमरे के 2 ही फोकस हैं, प्रिय का चेहरा और वह न हो तो ऐसा कुछ जो अनंत दूरी पर स्थित हो। बब्बन गुनगुनाने लगा है, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, प्रेमियों के सहचर उनके मनोरंजन के लिए ऐसा ही कुछ करने को अभिशप्त हैं। डीडी अब भी लेट जाता है। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव है कि मैं जीवन भर वह गीत सुनने को प्रस्तुत हूँ। उसकी आंखें छलछला आई हैं, उसका चेहरा फक पड़ने लगा है। ए डीडी, बब्बन गाना बंद करके पूछता है, क्या हुआ बे? इस बार डीडी जवाब में कसब भी नहीं कहता। किस सोच में पड़ गया है तो? बब्बन जानना चाहता है। मैं मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार बरेली जाकर उसे देख भर लेना चाहता हूँ, डीडी रोते हुए कहता है। बब्बन उठ बैठता है, डीडी को हिलाता है। मर कौन रहा है बे? मैं मर रहा हूँ, डीडी कहता है। गाड़ीवान भाई जरा जल्दी चलो, बहुत देर हो जाएगी। साले, बब्बन हंसता है, देवदास के बच्चे, हमसे ही थिएटर कर रहा है। गाड़ीवान भाई, डीडी सुबक सुबक कर कहता है, जरा जल्दी करो, मैं मर रहा हूँ। बब्बन उसे गौर से देखता है, कहता है, खुश्क हो गया है नशा बाबू। वह डीडी को खींचता हुआ चुंगी वाली दुकान की ओर ले जाता है। डीडी कहता जाता है, गाड़ीवान, इससे तेज नहीं चल सकते, सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी भाई। बब्बन हंसता रहता है, उसे भी चढ़ी है लेकिन तरावट के साथ। कहता है, निशा खातिर रखे सरकार, आप मासुका के दरवाजे पर पहुंचकर ही मरेंगे। दुकान पर बब्बन कहता है, गुरु, ठेकी में दही हो तो बम्बई के इन दारू वाला साहब को पिलाओ। नेपाली वाली स्पेशल सिगरेट खा तो गए, ये पचा नहीं पाए। दुकान के पिछवाड़े बोरों के आलू और मिट्टी के कोयले की गंध से भरे बेंच और हिलते मेज वाले रेस्तरां में डीडी को दही की लस्सी पिलाई जा रही है कि नशा तर हो जाए। लेकिन डीडी को लस्सी नहीं, गंगा जल और तुलसी दल चाहिए। वह यह भी जानना चाहता है कि गाड़ी रोक क्यों दी गई भाई। डीडी चाहता है कि उसे लिटा दिया जाए। डीडी खुद ही अपने को लिटा देता है। इस क्रम में लस्सी उसके कपड़ों पर गिर जाती है और कांच का गिलास फर्श पर चकनाचूर हो जाता है। इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहराबल। बब्बन दुकानदार की ओर देखकर मुस्कुराता है। वह तो दिख ही रहा है। आदतन अपनी टोपी आगे पीछे करता है दुकानदार। अरे ओ लौंडे, जरा बाप साहब के दिल के टुकड़े झाड़ दे, कहीं किसी के चुभ रहेंगे तो फजीता होगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि इन कुछ दृश्यों के ब्यौरे में जाकर मैंने आपके धैर्य की परीक्षा ली। मध्यम वर्गीय जीवन के रोजमर्रापन के इन अपरिचित उच्छिष्टवत दृश्यों से आप जैसे समझदार व्यक्तियों को मिल क्या सकता है। सच कहूँ तो कथा नायक तक पर ही इनकी महत्वहीनता उजागर है। नितांत फिल्मी दृश्य, और ऐसे भी नहीं कि किसी कलात्मक फिल्म की शोभा बढ़ा सके।
नायक जानता है पर जानते हुए भी भूल नहीं सकता। इस सब को उसी तरह सहेज रहा है, सहेज कर रखेगा आगे भी, जिस तरह साधारण बुद्धि बब्बन के सीमित कस्बा जीवन के मानकों के अनुसार यह एक स्मरणीय घटना हो सकती है। जितना ही हमारा नायक महत्वपूर्ण बनता जाएगा, इन घटनाओं की स्मृति उतनी ही प्रखर होती जा सकती है बब्बन के मन में। हम कल्पना कर सकते हैं कि वर्षों बाद पहाड़ियों के बीच में पहाड़ी हिंदी बोलते हुए बब्बन कहेगा, ये डीडी तिवारी मेरा कजिन ठहरा, लंगोटिया यार हुआ। ओहो रे, कम जो मज़े थोड़ी कर रखे हमने। जिन बिचान यह यूनिवर्सिटी से गर्मी की छुट्टियां में यहाँ आने वाला ठहरा, न उसकी जेब में कौड़ी होने वाली, न मेरी मौज मस्ती में मात्र कोई कमी नहीं आने वाली ठहरी। मैं दवा वाली एक बड़ी शीशी साथ लेकर चलता और जो भी मिलता उसे रोकता, कहता, भाई साहब आपकी जेब में एक फुकन्नी होगी फालतू, आमा के लिए मिक्सर बनवाना था केमिस्ट से। 4 आने कम पड़ रहे। इस तरह करते करते डांट से लेकर बोट क्लब तक ही हम 1.5 रुपया पैदा कर रखने वाले ठहरे। चवन्नी क्लास से ऊपर बैठने का सवाल ही नहीं उठने वाला हुआ। रिट्स में बुकिंग काउंटर के पीछे जरा सी जगह थी, चवन्नी क्लास की सीध में ऊपर को। वह हमारा बॉक्स कहलाने वाला ठहरा। चंदे से सिनेमा ही नहीं, चाह पानी सिगरेट भी हो जाने वाला हुआ। सिगरेट में कभी कभी क्या करने वाले ठहरे कि हाल में अगर बगल वाला गोल्ड फ्लैग कैस्टन जैसी बढ़िया सिगरेट भी रहा हुआ तो उसके सुलगाते ही हम कैंची कैवेंडर मुंह में लगा लेने वाले हुए, सुलगाने को उसके सिगरेट लेने वाले हुए और सुलगाकर उसकी अपने पास रखने वाले हुए, अपनी उसको थमा देने वाले हुए। कम जो क्या की ठहरी हमने शरारते। डीडी से मेरी आखिरी मुलाकात हुई 54 में। सुधा दी के ब्याह में आया था। एक घपला जैसा कर कर बैठा यहाँ। कोई खास बात नहीं, बचपना, इश्क, मोहब्बत। वैसे मैं एक दिन अत्तर पी गया, मेरे साथ कहा। अंदाज़ा उसको हुआ नहीं अत्तर का। चढ़ गई तो कहते जाए मैं मर रहा हूँ बल। मैं उसे ले गया चुंगी वाली दुकान में, लस्सी पिलाने की कोशिश की। लंबा लेट गया मेरा यार, सारी लस्सी अपने पर ढाल ली। एक और ही किस्म का इंसान हुआ वह डीडी, दमूडी कहने वाले हुए हम। लेकिन वह डीडी जो इन पर्वतों और पर्वतवासियों की कैद से दूर चला गया है, जिसकी महत्वाकांक्षा उसे इनसे अधिकाधिक दूर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, इन दृश्यों को क्यों सहेज रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या इसलिए कि हम जो भी होते हैं कुल मिलाकर वही उतना ही होते हैं जो हमारे पैतृक गुणसूत्र, पारिवारिक संस्कार और प्रारंभिक अनुभव हमें बना देते हैं। उसके बाद जो भी होता है जीवन चरित्र नहीं, मात्र जीवन वृत्त होता है। जो पहला और प्रायः असंभव सा हम करते हैं प्यार, वही मर्मांतक रूप से अंतिम भी होता है। खतरनाक है यह विचारधारा। इससे हम एक विचित्र निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अपना बचपना और अपनी किशोरावस्था बिता लेने तथा यौवन की पहली उठान में पहला प्यार कर लेने के बाद हम चुक जाते हैं। तब से लेकर 400 जनों द्वारा विधिवत अर्थी उठाए जाने तक हम स्वयं अपनी लाश कंधे पर उठाए घूमते हैं। नियति लिखती है हमारी पहली कविता और जीवन भर हम उसका ही संशोधन किए जाते हैं। और जिस बेला सदा के लिए बंद करते हैं आँखें, उस बेला परिशोधित नहीं, वही अनगढ़ कविता नाच रही होती है हमारे स्नायु पंथों पर। नितांत भावुक हैं ये स्थापनाएं, सर्वथा अग्राह्य हैं हमारे नागर, आधुनिक और परिष्कृत मानस को। परमात्मा की है यह पटकथा, ऐसा कहकर नायक व्यवस्था व्यक्त करता है अपने। नायक की है यह कथा, ऐसा कहकर नायक की तरह ही कंधे उचका देने की अनुमति मैं आपसे चाहता हूँ। डीडी बरेली जाकर रहा। सभी आशंकित थे कि यही उसका अगला खतरनाक कदम हो सकता है। गुड़िया और बब्बन ने उससे आग्रह किया कि कुछ दिन नैनीताल ही रहे और फिर उनके साथ रामगढ़ चले, 1 हफ्ता सिबदा के सेब बागान में बिताने। बबली देव से अपने साथ लखनऊ चलने का निहोरा करती रहीं। डीडी ने कहा कि नहीं, मैं रानीखेत जाऊंगा। तब गुड़िया ने कहा कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी, वहाँ मेरी एक सहेली है। डीडी को अब यह कहना पड़ा कि रानीखेत जाने का इरादा बदल दिया है। गंगोली हाट जाऊंगा पूजा करने। इस पर बबली देव ने उससे अनुरोध किया कि अपने साथ मैथ्यू को भी ले जाए, पुण्य होगा। बुढ़िया की बहुत दिनों से इच्छा हो रही है गंगोली घाट जाने की। वह जाकर मैथ्यू को बता भी आई। अब डीडी को कहना पड़ा कि सीधा गंगोली हाट नहीं जा रहा हूँ, ट्रैकिंग करूँगा। बब्बन ने कहा कि पैदल घुमक्कड़ी में अल्मोड़ा तक मैं भी साथ रहूँगा। डीडी ने घुमक्कड़ी का इरादा बदल दिया। उसने घोषणा की कि तुरंत बम्बई जाना है। गनीमत है कि किसी ने उसके साथ बम्बई या दिल्ली चलने की बात नहीं की। इतना ज़रूर हुआ कि चीर संकालू बब्बन टिकट खिड़की पर साथ आकर रहा और डीडी को दिल्ली तक का टिकट लेना ही पड़ा। यह प्रथा है नव युवकों में कि जो भी पहाड़ छोड़कर जाता है मैदानों की ओर, वह पीछे छूट जाते अपने साथियों को चुंगी देकर जाता है।
आने वाला टोल नगरपालिका स्वागत करने का लेती है और जाने वाला टोल युवा मंडली विदा करने का। डीडी ने जिसे दिल्ली नहीं बरेली जाना है, दिल्ली तक के टिकट में व्यय हुई राशि भी मन ही मन इस चुंगी में जोड़ ली। दिल्ली की बस से डीडी रामपुर उतर गया, वहां से बरेली गया और चावनी में खोज खाच कर कर्नल शास्त्री की कोठी पर जा पहुंचा। कर्नल साहब डीडी की हिमाकत देखकर स्तब्ध हो गए। डीडी की भेजी पर्ची के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने बैटमैन से कहा कि उस लड़के को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। फिर अपने आदेश में उन्होंने संशोधन किया, तुम रहने दो, हम जाकर मारेंगे धक्के। लेकिन कर्नल शास्त्री को मिसेज गौरी उन्हें नाज है अपने नाम के बंगालीपन पर कि साधारण कुमाऊनी औरतों की तरह गौरा नहीं कहलाते। शास्त्री ने रोका। वह अपने अपेक्षाकृत निकट किंतु निर्धन मौसिया ससुर के यहाँ विवाह में नहीं गई थी, क्योंकि उन्हें अपने दूर के रिश्ते फूफा जज साहब की बेटी के ब्याह में जाना था। लेकिन वह इस बीच सुन चुकी थी कि नैनीताल वाले विवाह में बेबी के प्रसंग में क्या हुआ। मिसेस शास्त्री ने कर्नल साहब को सुझाव दिया, कार्तिक डार्लिंग, तुम भीतर चले जाओ एंड लेट मी हैंडल दिस बॉय। बैटमैन ने आकर बताया कि साहब तो बिजी हैं, मेम साहब ने आपको याद किया है। डीडी ने थोड़ी राहत महसूस की। वह गाली गलौज और हाथापाई का सामना करने की मना स्थिति में था नहीं, लेकिन गौरी शास्त्री की एक झलक देखकर ही उसे प्रतीत हो गई कि इससे तो अच्छा तो होता कि कर्नल जोशी टकराते। गौरी सिर से पांव तक अभिजात्य की प्रतिमा निकली और अभिजात्य की उपस्थिति मात्र मध्यम वर्गीय मन के लिए किसी भी गाली, किसी भी प्रहार से अधिक हीन भावनाप्रद होती है। गौरी के पहनावे श्रृंगार की हर वस्तु घोषित कर रही थी कि मैं जितनी सादी हूँ उतनी ही महंगी भी, और गौरी का शरीर यह घोषित कर रहा था कि मैं इस पहरावे श्रृंगार अलंकार की उबे होने की हद तक आदी हूँ। मिसेस शास्त्री ने मुस्कुराकर और हाथ जोड़कर डीडी का अभिवादन किया और खुरदरीपन से अपरिचित अपनी उंगलियों से एक सोफे की ओर इशारा करके कहा, बैठ जाओ। डीडी समझता था कि मिसेस शास्त्री अंग्रेजी में बोलेंगी या फिर साफ सुथरी हिंदी में। डीडी का मध्यम वर्गीय मन अभिजात्य की कल्पना करते हुए नौ धनाढ्यता तक ही जो पहुंच पाता था। मिसेस शास्त्री ने किंतु खाटी कुमाऊनी में वार्तालाप किया। उनका उच्चारण निर्दोष था और लहजा वैसा जिसे बब्बन जैसे मस्खरे फुरफुरेंट कहते हैं। यह लहजा सुनने वाले को बता देते हैं कि बोलने वाला उनका वंशज है, जो राजाओं के दीवान रहे, अंग्रेज के जज प्रशासक। इतने निर्मम ढंग से औपचारिक और इतने औपचारिक ढंग से आत्मीय यह प्रशासकीय लहजा के मध्यम वर्गीय कान को गोरे साहब के अंग्रेजों से भी अधिक अपमानजनक मालूम होता है। गौरी अनुमति चाहती है देवी दत्त से कि उसे देविया कहे। डीडी कहना उन्हें बहुत फूहड़ मालूम होता है। वह जानना चाहती है देविया से नैनीताल में सब कुशल से तो हैं, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, बरेली कितने दिन ठहरने का विचार है, सामान कहाँ है, वह चाय पीना चाहेगा या शरबत। डीडी से अपने देविया अवतार में यही कहते बनता है कि मेरा यहाँ ठहरने का कोई विचार नहीं है, मुझे आज ही दिल्ली जाना है और वहाँ से सीधे बम्बई। एक मित्र से मिलने के लिए बरेली रुक गया था। दया की एक ऑटोग्राफ बुक मेरे पास रह गई थी, सोचा लौटा दूँ, आप लोगों से भी भेंट हो जाएगी इसी बहाने। गौरी ने ऑटोग्राफ बुक से धन्यवाद ग्रहण की और मेज पर रख दी। उसे उलट पुलट कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। गौरी ने टिप्पणी की कि देविया ने आकर अच्छा ही किया, क्योंकि इसी तरह मिलते जुलते रहने से अपने परायों का पता चलता है। गौरी ने फिर जानना चाहा कि देविया क्या पीना चाहेगा। क्या चाय और शरबत के विषय में उसके उत्साह की कमी इस ओर इंगित कर रही है कि वह कुछ और पीना चाहेगा। क्या उसके लिए बियर मंगवाई जाए। देविया को कहना पड़ा, चाय पी लूँगा। देविया को चाय पिलाई गई। देविया से साहित्य और सिनेमा के बारे में आम तौर से और देविया के साहित्यिक सिनेमाई करियर के बारे में खास तौर से ऐसी बातचीत की गई जो अति जिज्ञासा से अछूती थी। देविया को बताया गया कि रात बाहर खाना है, वरना उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता। चाय खत्म हो चुकी थी। गौरी ने सोफे के हत्थों पर दबाव डालते हुए कहा, अच्छा किया आ गया, फिर कभी बरेली आए तो ज़रूर मिलना। डीडी ने आखिरी क्षण में साहस बटोरा, मैं बेबी से मिलना चाहता था, वह इस समय नहीं है। देविया विदा लेता है। गौरी आग्रहपूर्वक गेट तक छोड़ने आती है। गेट पर ठिठक कर डीडी पूछता है, क्या सचमुच? सचमुच क्या? बेबी घर में नहीं है। किसी को उसके घर जाकर झूठा कहना शिष्टाचार नहीं। गौरी का स्वर कतई कठोर नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब वह नहीं था, डीडी कहता है और नज़र बंगले की छत की ओर उठाता है जहाँ बेबी खड़ी हुई है। गौरी गेट बंद कर देती है, नमस्कार करती है। नायक हाथ जोड़ देता है। वहाँ छत पर नायिका भी अति नाटकीयता से। नायक जानता है कि अब उसे इसी बंगले की परिक्रमा करते रहना होगा। नायिका जानती है कि यह नायक परिक्रमा करके रहेगा। नायक बंगले का चक्कर 3/4 ही लगा पाता है हर बार। सामने जाना निरापद नहीं, यूँ अगल बगल और पिछवाड़े भी पकड़ लिए जाने की कुछ आशंका तो है।
नायिका नायक के समांतर बंगले की छत की 3/4 परिक्रमा कर रही है और निःशब्द कुछ बोल रही है। जब भी सब तरह से आश्वस्त होकर नायक निगाह छत की ओर उठाता है, नायिका के होठों को हिलता हुआ पाता है। क्या कह रही है वह, या कि गा रही है वो? नायक कभी कभी निगाह उठाने के साथ साथ हथेली से इशारा करके जानना चाहता है तू क्या कह रही है, और वह हथेली से ही इशारा करती है, धीरज धर, ध्यान दे, समझने की कोशिश कर, मैं क्या कह रही हूँ। होंठ धीमे धीमे हिलते हैं और एक एक निःशब्द शब्द स्पष्ट हो सके। नायक समझने की कोशिश करता है और फिर हथेली नचाकर बताता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। नायिका अपनी त्योरियों पर बल डालती है, तर्जनी कनपट्टी पर रखती है, सिर एक ओर झुका लेती है, सोच रही है कि कैसे समझाऊं। फिर वह पहला निःशब्द शब्द उच्चारते हुए तर्जनी से नायक की ओर इशारा करती है, तू। नायक अपने पीछे नीचे देखता है कि शायद वहाँ कोई वस्तु हो जिसे इंगित किया जा रहा हो। पीछे बोगनवेलिया का झाड़ है। वह उसका एक फूल तोड़कर इशारे से पूछता है, ये? नायिका सिर हिलाती है, उंगलियों को उंगलियों पर बजाती है, क्या करूं, कैसे समझाऊं। फिर वही शब्द निःशब्द उच्चारते हुए तर्जनी से बार बार नायक की ओर इशारा करती है, तू तू तू। नायक आखिर समझता है, तर्जनी से अपना सीना ठोकता है, मैं? नायिका सिर हिलाती और फिर वही ध्वनिहीन वाक्य दोहराती है। 3 शब्द हैं वाक्य में। पहला तू है तो अंतिम कोई क्रियापद होगा, था। तू कहाँ था? लेकिन यह तो कोई बात नहीं हुई। नायिका उसी वाक्य के उसी शब्द क्रम पर होठ हिलाए जा रही है। अंतिम शब्द है भी हो सकता है, तू है, रिक्त स्थान को भरिए, अच्छा, बच्चा, प्यारा, पगला, लाटा। नायक अब इस समस्या से इतना उलझ गया है कि चहलकदमी करना उसने छोड़ दिया है। सभी खतरों से वह बेखबर है। अब जो भी है वह शब्द उसके अंत में आगे मात्रा नहीं है। इसलिए नायक नायिका के लिए न प्यारा हो सकता है न लाटा। इस शब्द के अंत में तो ऊ की मात्रा है। ऐसा शब्द क्या हो सकता है जो छोटा सा हो, जिसके अंत में ऊ की मात्रा हो और जो नायिका नायक के लिए प्रयुक्त कर सके। उल्लू उल्लू डीडी जिसके एकांकियों की धूम है, जिसकी कहानियों का संग्रह प्रशंसित है, जिसकी कविताएं दूसरा सप्तक के लिए जाने की खबर उड़ी थी, जिसे एक फिल्म में प्रमुख सहायक दिग्दर्शक का और एक में अतिरिक्त संवाद लेखक का क्रेडिट मिल चुका है। उल्लू। निश्चय ही नायक के समझने में कहीं कोई गलती हो रही है। बात इशारों से परे पहुंच चुकी है। मैं क्या हूँ? नायक चुनौती भरे स्वर में चीखता है और फिर कई बातें एक साथ होती हैं। कर्नल साहब का एल्सेशियन जो इधर कुछ देर से ध्यानमग्न नायक पर बाड़े के उस पार से जिज्ञासी संकालु दृष्टि डाल रहा था, चीखना सुनकर भौंकता है और नायक पर झपटने को होता है। गनीमत है कि वह बंधा हुआ है। नायिका कहती है, बुद्धू, और जीने की तरफ भाग जाती है। कर्नल साहब खुद बरामदे में आ जाते हैं। नायक के पास यह तय करने का समय नहीं है कि नायिका ने बुद्धू उस निःस्वन वाक्य में तू और है के बीच की जगह भरने के लिए कहा है, या कि यह नायक के चीखने पर एक स्वतंत्र टिप्पणी थी। इससे आपको हमें कोई विशेष अंतर न पड़े, पर नायक को सुना पड़ता है। पहले तो उल्लू है, फिर तू बुद्धू है, हो तो गाली गलौच वाला मामला बनता है। लेकिन अगर पहले तू बुद्धू है वात्सल्य और फिर तू बुद्धू है विस्मय हो, तो प्यार वार का मामला हो सकता है। नायक भाग रहा है और भागते हुए इस प्रकार सूक्ष्म विवेचन संभव नहीं। नायक भाग रहा है क्योंकि कर्नल साहब ने मांग की है कि शत्रु से निपटने के लिए मुझे हथियार बंद किया जाए। नायक भाग रहा है क्योंकि वह जानता है कि भागकर कहीं जा नहीं सकता, यहीं लौटना है। नायक के पौरुष के आगे संप्रति प्रश्न चिन्ह सा लगा होने के बावजूद सैद्धांतिक स्तर पर यह शंका उठ सकती है कि यह कथानक पुरुषार्थक हुआ जा रहा है। अस्तु, नायिका की ओर से कुछ निवेदन करने की अनुमति चाहूँगा, किंतु कुछ और कहूँ इससे पूर्व यह स्वीकार करना कर्तव्य समझता हूँ कि नायिका के निरूपण में मेरा स्वयं पुल्लिंग होना बाधक है। इस विषय में हुए साहित्यिक शास्त्रार्थ में से 3 स्थापनाओं का उल्लेख कर देना श्रेयस्कर होगा। पहला यह कि पुरुष अपने साहित्य में स्त्रियों की भूमिका सीमित रखते हैं और सीमित भूमिका का निरूपण भी पुरुषात्मक मानकों के अनुसार करते हैं। दूसरी यह कि हिंदी कथाकार नारी को पूज्या मानते हैं, कभी पुष्प गंधास्त्र और मंत्रोच्चार से, कभी लात घूसे जूते और गाली गलौज से। अतः उस सामान्य नारी का निरूपण करना उनके लिए असंभव है। तीसरी यह कि हिंदी लेखक का सहवास का अनुभव इतना सीमित और दरिद्र होता है कि अपने में यही अनंत आश्चर्य का विषय है कि नारी पर लिखने के लिए उसकी कलम भी कैसे उठ पाती है। कलम किसी तरह उठ ही गई है तो नायिका के संदर्भ में कुछ लिखना ही होगा। पहली बात, नायिका अब भी अपने आप को नायिका नहीं बेबी ही समझती है। अभी तक उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि परमात्मा ने प्रेम की कोई पटकथा लिखी है और बेबी को नायिका की भूमिका दी है। दूसरी बात, बेबी को सभी पुरुष विचित्र और हास्यास्पद मालूम होते हैं। यह स्वस्थ दृष्टिकोण उसने नारी मुक्ति आंदोलन शुरू होने से बहुत पहले प्राप्त कर लिया था, कदाचित इसलिए कि वह 4 भाइयों की अकेली बहन थी।
तीसरी बात, बेबी को डीडीटी नामक यह पुरुष विशेष रूप से विचित्र और हास्यास्पद मालूम हुआ है। प्रथम साक्षात से और दिन प्रतिदिन वह मूल्यांकन सुदृढ़ होता जा रहा है। इसे प्रेम के प्रादुर्भाव का लक्षण माना जा सकता है कि नहीं, यह स्वतंत्र रूप से विवाद का विषय बन सकता है। जो हो, इस संदर्भ में बेबी के मन में कोई ऐसा याकीवादी प्रश्न नहीं उठा। डीडी मुझे विशेष रूप से विचित्र इसलिए लगता है कि वह मुझसे अलग भी वैसे ही विशेष रूप से विचित्र है, या कि इसलिए वह मेरे संदर्भ में ही विशेष रूप से विचित्र और हास्यास्पद हुआ जा रहा है, नितांत प्रीतिकर ढंग से। चौथी बात, डीडी को अपनी तरफ से अस्वीकार करने का अधिकार बेबी किसी और को दे नहीं सकती। स्वीकार करेगी, अस्वीकार करेगी, स्वीकृत अस्वीकृत स्थगित रखेगी स्वयं ही। इसलिए उसे कर्नल साहब का इस मामले में हस्तक्षेप नितांत आपत्तिजनक मालूम हुआ। पांचवी बात, बेबी को यह कुल मिलाकर अच्छा लगा कि डीडी ने भी इस मामले का फैसला किसी और को नहीं करने दिया है। गिरता पड़ता वह उसके पीछे चलता ही आ रहा है। बहुत जवां मर्द न सही अपनी जिद के लिए नायकोचित साहस तो जुटा ही रहा है। छठी बात, बेबी इस बात के लिए भी डीडी की प्रशंसा करना चाहेगी कि उसने गलत फ्रांसीसी में ही सही स्पष्ट कहा है कि जिलेम्बो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और एक बार नहीं बारंबार कहा। और लड़कों की तरह वह भेल जेब यानी हिप पॉकेट से जेबी कंघी निकालकर बाल संवारने में या टाई अथवा मफलर को ठीक से जमाने में या एक दूसरे से लिपट चिपट कर हाय जालिम मार का फप्तिया कसने में या अपनी मर्दानगी कि मैंने साले को 2 दिए हाथ खींच के डींग मारने में ही व्यस्त नहीं रहा। और लड़कों की तरह उसने नहीं चाहा कि मैं आकर्षित हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ी की बात कहूँ या उधार मांगे नोट्स के बीच में पत्र लिख कर रख दूँ। आकर्षित यह खुद हुआ है, बेवकूफ़ी की बातें भी इसी ने कही है। जिज्ञासा हो सकती है कि क्या बेबी भले ही वह संप्रति नायिका बनने को प्रस्तुत न हो, नायक के विषय में किसी प्रकार की भी प्रकल्पना इस पीछे एकांत क्षणों में करती है। इसका उत्तर है हाँ, किंतु इस हाँ को ले उड़ना बहुत उचित न होगा। स्थिति यह है कि बेबी एकांत क्षणों में इतना ही सोचती रही है कि डीडी को खतरनाक खिलंदड़ी और शरारतों में अपना साझेदारी बनाकर देखूं, बहुत मज़ा आएगा। शरारत का मज़ा और डीडी की प्रतिक्रिया का मज़ा। उदाहरण के लिए डीडी से कहा जा सकता है, चलो रात को किसी बाड़े से ककड़ियाँ चुराएं। ककड़ियाँ चुराने की शरारत फितना किस्म के लड़के तो करते हैं, और सो भी गिरोह में। लड़कियों का ऐसी शरारत से कोई संबंध नहीं होता। एक लड़की की संगत में एक लड़की की प्रेरणा पर डीडी ककड़ी चोर की भूमिका का निर्वाह कैसे करेगा, इसकी कल्पना बहुत सुखद मालूम होती रही है बेबी को। इसी तरह उसने यह भी सोचा कि डीडी को लेकर मथुरा सदन जाए, जिसके मालिक मैदान में बस गए हैं, जो सरकार ने किराए पर लेकर एक देशवाली अफसर को इस वर्ष दे रखा है, और जहां खुबानी बहुत बड़ी और मीठी फलती है। डीडी की जिम्मेदारी यह हो कि वह बिना किसी से पूछे ताछे दिन दहाड़े खुबानियाँ तोड़कर बेबी को देता जाए। जब टोका टोकी डांट डपट हो तो कथाकार डीडी पूरे आश्वासन से इस आशय की कहानी गढ़कर सुनाए कि बेबी की वृद्धा नानी, जो इस कोठी को बनवाने वाले मथुरा दत्त जोशी की सगी बहन है, विक्षिप्त सी हो गई हैं, और उन्होंने घर में सवेरे से तूफान मचा रखा है कि अपने भाई के घर की खुबानियाँ खाऊंगी, जाओ मथुरदा से मांग लाओ। उनको बाजार से लाकर खुबानियाँ दी गई, लेकिन उन्होंने उठाकर फेंक दी। यहाँ की खुबानियाँ वह खूब पहचानती हैं, प्रतिवर्ष खाती जो रही हैं। ये 2 उदाहरण मेरे विचार से पर्याप्त होंगे। अतिरिक्त उदाहरण बेबी की उर्वर मेधा ही अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। इनसे हमारे इस मूलभूत प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता कि क्या बेबी को किसी सीमित अथवा विशिष्ट अर्थ में ही सही डीडी से प्यार हो गया है। इस प्रश्न का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का उत्तर सूझता है। पक्ष विपक्ष में काफ़ी कुछ कहने की संभावना है, किंतु मुझे भय है कि उस स्थिति में बहुत विरल और बिखरा हुआ लेखन करने का दोषी ठहरूंगा। अस्तु, कथा वस्तु पर ध्यान देना समीचीन होगा। बेबी नैनीताल छोड़ते समय जो नाराज़ हुई सो अब तक नाराज़ ही चली आ रही है। नाराज़ लेकिन नासाज नहीं। मुंह फैलाकर बैठ जाना अथवा बंद कमरों में सिसकते रहना उसे पसंद नहीं। वह पूरी तरह से शांत सामान्य है। केवल ठुल्दा पर उसने प्रकट कर दिया है कि तेरा आचरण मुझे कतई पसंद नहीं है। बेबी ठुल्दा से इस तरह व्यवहार कर रही मानो वह कसूरवार बच्चे हों, जिन्हें उसने दंडित करने के लिए ठुकरा रखा है। सबसे वह हंस बोल रही है, ठुल्दा की ही बातों का रूखा सूखा जवाब दे रही है। ठुल्दा को इच्छा होती है कि बेबी को पीट कर रख दे, लेकिन वह जानते हैं कि बेबी को पीट भले ही दें, पीट कर रख वख देना उनके क्या किसी के बस का नहीं है। उन्हें यह भी मालूम है कि बेबी घर में सबकी लाडली है। वह इस तथ्य से भी अवगत है कि उनकी पत्नी गौरी मुँह से स्पष्ट कुछ न कहे, मन ही मन यह मानती है कि ससुराल वाले अभिजात नहीं हैं। मायके वालों की तरह पति का चीखना चिल्लाना मारपीट करना अभिजात्य के अभाव का प्रमाण ठहराती आई है। वह नहीं कार्तिकेय मिलिट्री वालों के, नहीं मिडिल क्लास वालों के काम है।
तो ठुल्दा बेबी को पीट नहीं सकते। डीडी को ज़रूर पीट कर रख देना चाहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के अभिजात्य की गरिमा और अपनी बहन की स्वाभिमानी जिद के चलते यह काम भी नहीं हो पाएगा शायद। डीडी को पकड़ कर ले आया है चौकीदार। बहुत दूर भाग नहीं सका वह। भाग पाता भी तो लौटकर आना यही था ना, नायिका से मिलने की इच्छा लेकर। ठुल्दा के हाथ में पिस्तौल है और मुंह में अंग्रेजी गालियाँ। गौरी बोजियो भाभी ठुल्दा के हाथ से पिस्तौल ले लेती हैं और अंग्रेजी में कहती हैं, क्रोध में अपने को हास्यास्पद न बनाओ, मुझे इस मामले को सलटाने दो, भीतर जाओ और ठंडी बियर पियो। गौरी बोजियो चौकीदार से चले जाने को कहती हैं और देबिया से पूछती हैं मुस्कुराकर, मुझसे तो बात हो चुकी थी, फिर कैसे आया, कुछ रह गया था क्या? देबिया कहता है, मुझे बेबी से कुछ बात करनी थी। गौरी कहती है, जब हमने कह दिया कि बेबी घर में नहीं है तब समझ जाना चाहिए था कि हम बेबी से बात करने की अनुमति नहीं दे सकते। देबिया को इसका कोई जवाब सूझ नहीं रहा है। वह दरवाजे का रुख करता है। तभी बेबी आती है और पूछती है कुमाऊनी में, अरे डीडी कब आया? नायक से कुछ कहते नहीं बना। सब लोग खड़े क्यों हो? बेबी ने कहा, बैठो डीडी, बैठो बोजियो। तुम लोग बैठो, गौरी बोली, बच्चों की बातें मैं क्या सुनूं? नहीं तुम बैठो बोजियो, बेबी ने कहा, हमें कोई खास बात थोड़ी ही करनी है। बेबी आराम से बैठ गई, गौरी भी। डीडी सकुचाया हुआ सा सोफे पर अपना न्यूनतम भार डालकर बैठा कि आवश्यक हो तो तुरंत उठकर चला जाए। और क्या हो रहे? बेबी मुस्कुराकर पूछती है, क्या हाल है तुम्हारा? वह दस्तूर। बरेली कैसे आया? कोई खास बात? मुझे एक दोस्त से मिलना था, वह ऑटोग्राफ बुक भी लौटानी थी। ऑटोग्राफ बुक मिल गई दया को? तूने उसके लिए कुछ लिखा भी नहीं, खाली दस्तखत कर दिए। मैंने तेरे लिए कुछ लिखा था, उसमें तो कुछ नहीं था, मेरी जेब में है, दिखा। नायक बटुए में सहेज कर रखी हुई एक पर्ची निकालकर नायिका को दे देता है। नायिका पर्ची पढ़ती है और मुस्कुराती है। गौरी पूछती है, मैं देख सकती हूँ? बेबी पर्ची उनकी ओर बढ़ा देती है। नायक का चेहरा निरक्त हो जाता है। गौरी पर्ची पढ़ रही है और नायिका नायक को जबान निकाल कर दिखा रही है, जिलेम्बू मारगाट। गौरी पर्ची बेबी को लौटाती है। तुम लोगों का कोई प्राइवेट जोक है शायद? जोक ही तो है, नायक निश्वास छोड़ता है। नायिका पर्ची को ब्लाउज में खोजते हुए पूछती है, और क्या प्रोग्राम बन रहा? मैं आज रात दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ से बम्बई के लिए गाड़ी पकड़ूंगा। बम्बई तो बहुत बड़ा शहर ठहरा, वहाँ जाकर पहाड़ को तो भूल ही जाएगा। भूलूंगा तो कुछ नहीं, खुद ज़रूर खो जाऊँगा। बम्बई बड़ा शहर है और मैं छोटा आदमी। बड़े शहर में जाकर ही तो लोग बड़े बनने वाले हुए बल। शायद मैं कोशिश करूँगा कि किसी लायक बन सकूँ। लायक तो तू हुआ, लायक हो जाने से ही कोई किसी के लायक नहीं बन सकता। अच्छा, तो किसी के लायक बनने की कोशिश करने वाला है बम्बई में? हाँ। किसके? जिन सिम्मस के। हाँ सच्ची? कोई है भी जिन सिम्मस? जिन सिम्मस, गौरी बोजियो कहती है, हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है। मुझे नहीं पता कि देविया उससे ब्याह करना चाहता है या यह भी कि तुम बच्चों का कोई प्राइवेट जोक है। जोक ही तो है, नायक निश्वास छोड़ता है। तुम लोग तो पहेलियों में बात करते हो, गौरी बोजियो टिप्पणी करती है। पहेली ही तो है, नायिका नायक की नकल करती है, निश्वास छोड़ती है। मैं, नायक कहता है। तुम, नायिका पूछती है। मैं चाहता था कि बम्बई जाकर चिट्ठी लिखूं, पता क्या है? हॉलीवुड। जिन सिम्मस का नहीं, तेरा। मुझे क्या लिखेगा चिट्ठी में? वहाँ जो पर्ची में लिखा? हाँ वह तो लिख दिया, बार बार क्या लिखना हुआ? और भी लिखूंगा कुछ? क्या? मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। यह तो 2 ही लाइन की चिट्ठी हुई, जिलेम्बू मारगाट। मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी कुछ लिखूंगा? क्या लिखेगा वही तो पूछती हूँ, नायिका मुस्कुराती है। मुझे तो कोई चिट्ठी भेजता ही नहीं, तू भेजेगा तो एक नई जैसी बात होगी। सब कहेंगे बेबी की चिट्ठी आ रही है, सब पूछेंगे क्या आ रही है बेबी तेरी चिट्ठी? सबको सुनानी ठहरी ना। इसी से पूछती हूँ क्या लिखेगा? यही कि किसी के लायक बनने में क्या प्रगति हुई, इसमें तो हर बार नई बात होगी। अच्छा, लेकिन यह तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी हुई तेरी, इसे सुनकर दूसरे उबेंगे नहीं क्या? कुछ और भी लिख दूंगा। क्या? ज्ञान विज्ञान की बातें? वे तो ज़रूर ही लिख देना देबिया, गौरी बोजियो कहती हैं। इस सिरफिरी का उनसे बहुत भला होगा। यूँ अगर ज्ञान विज्ञान तुझे इतना ही आता होगा तो इस सिरफिरी को चिट्ठी लिखने का इरादा ही छोड़ देगा। और बेबी बच्ची, हमें कहीं जाना भी है, देबिया को भी तो ट्रेन पकड़नी होगी शायद। देबिया उठ जाता है। बेबी और गौरी उसे बाहर तक छोड़ने आती हैं। फाटक पर डीडी कहता है, पता नहीं दिया? अरे हाँ, बेबी कहती है, कागज़ पेंसिल है? नायक अपनी नोटबुक निकाल कर देता है, उसी पर बेबी लिखती है अपना पता और एक सूचना, मारगाट खोलना मुझे भी नहीं आता। नायक इस वाक्य को पढ़कर याकीवाद को प्राप्त होता है। नोटबुक जेब में रखते हुए वह बाहर निकलता है, लेकिन देखता नायिका की ओर ही रहता है। वह चौकीदार से टकरा जाता है, संभल कर सीधा चलता है, पर थोड़ी ही देर में फिर पलटता है कि देखूं नायिका है कि गई। नायिका जगह पर है। नायक का पाँव अलबत्ता बेजगह पर पड़ रहा है गोबर में। नायिका हंसती है, नायक झेपता है।
संभलता है, सीधा देखकर चलता है। अब वह मोड़ पर पहुंच चुका है। अंतिम बार पलटकर देखने का मुंह संवरण नहीं कर पाता वह। पलटकर देखता है, नायिका और गौरी बोझियो हाथ हिला रहे हैं। वह भी हिलाता है और हाथ हिलाते आगे बढ़ते टकराता है साइकिल रिक्शा के हैंडल से। इस दुर्घटनाक्रम से पार पाने के लिए वह उसी रिक्शा में बैठ जाता है और कहता है स्टेशन। फाटक से बंगले की ओर जाती हुई गौरी बोझियो कहती है, बेबी सिस्सी बो, इस लड़के के लिए इतना बतंगड़। तेरे दादा की समझ पर हंसी आती है। बेबी कोई टिप्पणी नहीं करती इस लड़के के बारे में, भले ही उसका कोई निश्चित मत न हो। अभी तक दूसरों का कोई भी मत स्वीकार नहीं है उसे, खासकर गौरी बोझियो का। ट्रेन दिल्ली जा रही है, ट्रेन बम्बई जा रही है, बगैर रिजर्वेशन है। डीडी सीट पर नहीं, अपने ही सामान पर बैठा हुआ है वह। दरवाजे के पास खिड़की के बाहर झांकते हुए सैरे दौड़ते हुए आते हैं, उससे मिलने दौड़ते हुए पीछे छोड़ जाता है वह सैरों को। उसकी एक मंजिल है जो मंजिल नहीं पड़ाव है। वह बम्बई जा रहा है, घर नहीं। नायक का मानस एक विचित्र सी अवधारणा में लीन है।